नमस्कार, आईजोम्स न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साहिल जायसवाल। एक नजर आज की सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर लगातार हो रही तीखी बहस। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो सवालों के घेरे में, डीजीसीए ने लगाई पाबंदियां। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल लोकार्पण के लिए तैयार, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे उद्घाटन। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का मेगा दांव, कुल 52.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड निवेश के साथ भारत बना ग्लोबल एआई हब। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल जारी, पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको की संयुक्त मेजबानी और पहली बार 48 टीमें लेंगी हिस्सा। अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र और इस सत्र के केंद्र में है हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। जिस गीत ने आजादी की लड़ाई में लाखों क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी, वही गीत आज देश की सर्वोच्च पंचायत यानी संसद में एक तीखी बहस का मुद्दा बना हुआ है। सत्ता पक्ष का आरोप है कि वंदे मातरम को वो सम्मान नहीं मिला जिसका वो हकदार है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर तीखी बहस देखी गई। सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों ही अपने नेताओं के द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। भाजपा वंदे मातरम के 150वें वर्ष को बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रही है, लेकिन यह मुद्दा क्या है? आखिरकार यह मुद्दा क्यों उठ रहा है? संसद से लेकर सड़क तक वंदे मातरम पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यह गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1875 में लिखा था और इससे पहली बार 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। 24 जनवरी 1950 वंदे मातरम को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत का दर्जा मिला। नेहरू का जिक्र कर सरकार यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस ने इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन किया। संसद में हो रही बहस पर सत्ता व विपक्ष दोनों नेताओं ने टिप्पणी की है। जिस प्रकार से जब राष्ट्र की बात होती है, राष्ट्रगान की बात होती है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रगीत की बात भी होगी और संसद में इस मुद्दे पर चर्चा होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा है लगातार इस देश की कई राजनीतिक पार्टियां जो हमारे राष्ट्रगीत को गाने से परहेज करती रही हैं। इस कारण से वंदे मातरम जो उसमें बहुत कमाल की एक कविता लिखी गई है, उसमें कुछ ऐसे अंश हैं जो कभी कभी लगता है कि किसी एक समुदाय पर कुछ वो प्रश्न खड़े करते हों, लेकिन उसमें माँ भारती की भी बहुत वंदना है और उसमें जैसे अगर ये माँ दुर्गा या और कहते हैं तो बात वो नहीं थी। बात ये थी कि वो जो बात थी उसमें इस कारण से कांग्रेस के वो उस अधिवेशनों में भी गाया जाता था। इनफैक्ट वंदे मातरम का नारा वहीं से प्रसिद्ध हुआ। क्या शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम पर चर्चा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान के तौर पर देखना चाहिए या फिर सत्ता पक्ष के चुनावी लाभ? इस पर जनता की राय सुने। वंदे मातरम मुद्दा क्यों उठ रहा है? अब राजनीति जिस चीज़ को न चाहे मुद्दा बना दे। वास्तव में यदि देखा जाए तो इस वक्त बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वंदे मातरम तो पहले से ही संविधान सभा में इस पे एक लंबी चर्चा हुई, उसके बाद इसको मान्यता दिया। वंदे मातरम पर इस समय बहस क्या सार्थक है? इस समय हमारे पास और मुद्दे हैं, जो कि जैसे पोल्यूशन इतना बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा फोकस सरकार को उस पर करना चाहिए। बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था और प्रदूषण पर बात सरकार कब करेगी? देश की राजधानी प्रदूषण का प्रकोप झेल रही है। ये QI 500 पार हो गया, लेकिन इन पर चर्चा नहीं हो रही है। हमने वंदे मातरम पर चर्चा सुनी, पक्ष विपक्ष के नेताओं को सुना, लेकिन देश की अन्य समस्याओं पर सरकार कब सार्थक बहस करेगी? देश की अन्य समस्याओं के लिए कब योजना बनाएगी और उनको धरातल पर लागू करेगी? कैमरा पर्सन रघुवीर के साथ प्रथम द्विवेदी, आईजम्स। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इस वक्त अपने अब तक के सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट का सामना कर रही है। पिछले कुछ दिनों में हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आखिर क्या है इंडिगो की इस विमान संकट की असली वजह? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। देश की सबसे बड़ी माने जाने वाली एयरलाइन इंडिगो इस समय बहुत ही गहरे संकट से गुजर रही है। शेड्यूलिंग गड़बड़ी और को पायलट की कमी के कारण हजारों यात्री घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे, साथ ही हजारों फ्लाइटें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। इस ताजा हालात को देखते हुए कंपनी ने राहत पैकेज की घोषणा की है। साथ ही डीजीसीए ने कंपनी को कड़ी चेतावनी भी दी है। देश की सबसे भरोसेमंद माने जाने वाली एयरलाइन इंडिगो इन दिनों भीषण संकट से गुजर रही है। पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने हजारों उड़ानें रद्द की हैं, जिससे यात्रियों में भारी नाराजगी देखने को मिली है। डीजीसीए जो है, जो रूल्स हैं, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन दफ्तर, जो नियम कानून है उनको ठीक से पालन कराने की जिम्मेदारी डीजीसीए की होती है। एक सबसे अच्छा रास्ता ये है कि मोनोपोली को खत्म किया जाए, और ये मोनोपोली कैसे बनी ये अलग बात है, लेकिन सबको थोड़ी थोड़ी हिस्सेदारी होगी तो इससे कियोस्क कभी नहीं होगा। एक फेल कर गया, दूसरा काम करेगा, तीसरा काम करेगा, तो उड़ानें चलती रहेंगी।
कंपनी का कहना है कि नए FDTL नियम यानी पायलटों के उड़ान और आराम करने के समय के नए निर्देश लागू होने से शेड्यूलिंग में बड़ी चुनौती पैदा हो गई है। समय पर क्रू उपलब्ध न होने के कारण बड़ी संख्या में उड़ानों को रद्द करना पड़ा। DGCA ने मिनिस्ट्री को भी इन्फॉर्म नहीं किया कि ऐसी गड़बड़ी हुई है कियोस्क होने के बाद भी। तो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन का काम ही यही है कि इसको ठीक से रखना। तो आप ये कोई भी मतलब ये कहा जा सकता है कि DGCA की भूमिका सवालों के घेरे में है। सवाल ये भी उठ रहे हैं क्या DGCA और एयरलाइंस की आपस में साठगांठ थी जो मामले को दबाने की कोशिश की कि DGCA क्या कर रहा था। DGCA की बात वो नहीं सुन रहे थे, DGCA को मिनिस्ट्री को बतानी चाहिए। इस संकट ने इंडिगो को आर्थिक रूप से भी बड़ा झटका दिया है। अंदाजा है कि कंपनी को 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हो चुका है। शेयर मार्केट में भी इसका असर दिखा, जहां इंडिगो का टारगेट प्राइस कुछ फर्म्स ने कम कर दिया था। यात्रियों को राहत देने के लिए इंडिगो ने 10,000 रुपए तक का ट्रैवल वाउचर और फुल रिफंड की सुविधा की घोषणा की है। कंपनी ने कहा है कि प्रभावित ग्राहक अगली टिकट पर इस वाउचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। DGCA की सबसे बड़ी भूमिका है कि कोई काम ठीक से हो गया। सरकार का जो ये नियम था FDTL का, मतलब रोस्टर का, उस रोस्टर को एयरलाइंस ने पालन किया या नहीं किया, ये जिम्मेदारी थी DGCA की। साथ ही DGCA ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। एविएशन रेगुलेटर ने इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को पूछताछ के लिए बुलाया है और कंपनी से स्थिति सुधारने की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। CEO of Indigo, I want to share with you that we have experienced severe operational disruptions for the past few days. Since then, the crisis continued to aggravate, with today, December 5th, being the most severely impacted day. यात्रियों के लिए राहत की खबर ये आ रही है कि कंपनी ने यात्रियों की सुविधा के लिए राहत पैकेज और साथ ही रिफंड की सुविधा शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि कंपनी इस इतने बड़े संकट के दौर से कैसे निकल पाती है। मैं मोनिका, कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ, आइजोम न्यूज। देश के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन गोवा के मशहूर नाइट क्लब बर्च बाय रोमियो लेन में लगी भीषण आग ने 25 से ज्यादा जिंदगियां छीन ली। मस्ती और संगीत का वह ठिकाना चंद मिनटों में मौत के मलबे का तब्दील हो गया। इस खौफनाक मंजर की शुरुआती जांच में ही कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रारंभिक जांच में ये बात सामने आई है कि धमाका गैस सिलेंडर से जुड़ा हो सकता है। मौके पर मौजूद हालात बताते हैं कि गैस सिलेंडर खुले स्थान पर रखा गया था। इसी जगह पर देर रात भारी भीड़ मौजूद थी। सुरक्षा के लिहाज से इसे एक बड़ा खतरा माना जा रहा है। हादसे के बाद मौके का मुआयना करने पर यह भी साफ हुआ है कि जरूरी सुरक्षा इंतजाम कमजोर थे। फायर बुझाने के उपकरण भी सीमित थे। आपात स्थिति में बाहर निकलने के रास्ते साफ नहीं थे और भीड़ को संभालने की व्यवस्था भी प्रभावी नहीं थी। फायर सेफ्टी से जुड़े औपचारिकताओं को लेकर भी जांच की जा रही है। प्रशासन ये पता लगाने में जुटा हुआ है कि क्लब के पास फायर NOC और संचालन की वैध अनुमति थी या नहीं। सभी दस्तावेजों की जांच जारी है। हादसे के बाद क्लब प्रबंधन मौके पर मौजूद नहीं पाए गए। प्रशासन का कहना है जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और इस मामले से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये घटना गोवा के नाइट लाइफ व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। राज्य में करीब 1200 लाइसेंस प्राप्त रेस्टो बार क्लब हैं, जहां हर हफ्ते बड़े बड़े इवेंट्स आयोजित होते हैं। ऐसे में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। ग्राउंड पर यह देखा गया है कि घटना के वक्त भीड़ तय सीमा से ज्यादा थी। विशेषज्ञों का मानना है कि जरूरत से ज्यादा भीड़ और कमजोर सुरक्षा इंतजाम किसी भी आपात स्थिति में खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहा है। फायर सेफ्टी, लाइसेंस, भीड़ नियंत्रण और निगरानी से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है, ताकि ये साफ हो सके कि लापरवाही कहाँ हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल अब लोकार्पण के लिए तैयार है। पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। इस स्थल पर म्यूजियम, मेडिटेशन सेंटर और एक विशाल मैदान विकसित किया गया है। आखिर क्या है इस प्रेरणा स्थल की पूरी रूपरेखा, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। लखनऊ का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है। 3 प्रतिमाओं ने किया लोगों का ध्यान आकर्षित।
अगर इसकी तैयारियों की बात की जाए तो लगभग पूरी कर ली गई हैं, जिसका लोकार्पण पीएम द्वारा 25 दिसंबर को किया जाएगा। 65 एकड़ में बना यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल, इसका निर्माण दिसंबर 2022 में शुरू हो गया था। इसे बनाने में ग्वालियर के मार्बल का इस्तेमाल किया गया। 3 प्रतिमाएं जिसने लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जो 65 फीट ऊंची हैं। यह प्रतिमाएं स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने वाले प्रमुख मूर्तिकार राम सुतार और मोटू राम ने बनाई है। प्रेरणा स्थल पर म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, 3 हेलीपैड और रैली आदि के लिए काफी बड़ा मंच विकसित किया गया है। उसमें राष्ट्र प्रेरणा स्थल का विकास किया जा रहा है। ये काम जो है हम लोग पिछले 3 साल से कर रहे हैं और इस परियोजना की पूरी लागत करीब 230 करोड़ है। इसका जो मुख्य पार्ट्स हैं, एक हम लोग इसमें जो भारत के 3 महापुरुष हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और आदरणीय प्रधानमंत्री जो पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो उनकी 65 फीट लंबी मूर्तियां हैं, ब्रॉन्ज की बनी हुई मूर्तियां हैं। प्रतिमाओं पर 21 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 3000 लोगों की क्षमता में एम्पी थिएटर तैयार, 2 लाख लोगों की क्षमता में मैदान, 6300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बनकर तैयार हुआ म्यूजियम ब्लॉक। यह स्थल ऊपर से देखने में कमल की आकृति में नजर आता है। 232 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ लखनऊ का यह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन का भारत पर मेगा दांव, कुल 52.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड निवेश से भारत बना ग्लोबल एआई। आइए देखते हैं इस निवेश से देश में नौकरियों और तकनीक के क्षेत्र में क्या बदलाव आएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत बना ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट का हॉटस्पॉट। दुनिया की टॉप टेक कंपनियां अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने करीब 50 बिलियन डॉलर का निवेश भारत में करने का ऐलान किया है। तो क्या है ये डील और इसका आम भारतीय पर क्या असर पड़ेगा? माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अरबों रुपए के निवेश के तुरंत बाद दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने 2030 तक भारत में 35 अरब डॉलर का निवेश करने का ऐलान किया है। यही नहीं, गूगल, इंटेल जैसी कई बड़ी कंपनियों ने भी भारत में इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। ये एशिया में कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। इससे यह तो साफ हो चुका है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक टेक्नोलॉजी का केंद्र बनता जा रहा है। लेकिन क्या इस निवेश से भारत को हासिल होगा कुछ, और क्यों? निवेश के लिए दुनिया की दिग्गज कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद बनता जा रहा है। ग्लोबल एआई पावर हाउस, निश्चित रूप से हम उस प्रगति की तरफ हैं। हमारी जो सरकार है इस दिशा में काफ़ी काम कर रही है और हमने भी देखा है कि बड़े बड़े इंटरनेट जायंट्स और बड़े बड़े टेक जायंट्स जो हैं वो इंडिया में कैसे निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अभी हमने माइक्रोसॉफ्ट का देखा, अमेजॉन का देखा और इसके पहले भी कई सारे हुए हैं। जिस भी दिशा की तरफ ये लोग काम कर रहे हैं, जब वहाँ से चीज़ें जो आउटपुट निकल के आती हैं तो पूरे हिंदुस्तान को, पूरे कंट्री के लोगों को उससे फ़ायदा मिलेगा। तो निश्चित रूप से इकोनॉमी के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए और यूथ के लिए, तीनों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। और जस्ट फिंगर्स क्रॉस की आगे आने वाले समय में ऐसी और चीज़ें हों तो जिससे हमारा देश जो है एआई पावर हाउस बनने की तरफ और मजबूती से अग्रसर होगा। एआई में हो रहा ये बड़ा निवेश भारत के रोजगार, शिक्षा और स्टार्टअप इकोसिस्टम को नई दिशा देने वाला है। नई डाटा सेंटर्स और एआई लैब से लाखों युवाओं के लिए हाई स्किल जॉब्स बनेंगे। वहीं छात्रों को एआई, क्लाउड और डेटा साइंस जैसी एडवांस ट्रेनिंग मिलेगी। पीटीआई के चीफ एडिटर प्रत्युष रंजन के मुताबिक ये निवेश भारत की सबसे बड़ी ताकत, उसकी युवा आबादी पर भरोसे का सबूत है और देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी। कुल मिलाकर एआई में हो रहा ये निवेश सिर्फ टेक कंपनियों का विस्तार नहीं बल्कि भारतीय युवाओं, छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए नए अवसरों का दरवाजा है। आने वाले सालों में भारत सिर्फ एआई यूजर नहीं बल्कि एआई लीडर बनकर उभरेगा। कैमरा पर्सन अजय के साथ स्मृति अवस्थी, आइजम्स न्यूज, दिल्ली। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो चुका है। टूर्नामेंट कई मायनों में ऐतिहासिक है। पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी और पहली बार 48 टीमें मैदान में। देखिए रिपोर्ट। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि फुटबॉल इतिहास का सबसे सुनहरिम और सबसे बड़ा अध्याय अपने अंतिम पन्नों पर है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आधिकारिक शेड्यूल जारी हो चुका है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल इतिहास के 2 सबसे बड़े खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी का 6ठा और आखिरी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है।
फीफा वर्ल्ड कप 2026 पहली बार 3 देशों अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने जा रहा है। इस बार टूर्नामेंट में कुल 48 टीमें उतरेंगी, यानी रोमांच पहले से कहीं ज्यादा बढ़ने वाला है। ग्रुप स्टेज से लेकर नॉकआउट तक पूरा कैलेंडर अब फैंस के सामने है। 11 जून से 19 जुलाई तक चलेगा ये मेगा टूर्नामेंट। देखिए, मेरे हिसाब से तो मेसी को जो पिछला वर्ल्ड कप जब वो जीती अर्जेंटीना, तभी रिटायर हो जाना चाहिए था। और एक कहा भी गया था कि रोनाल्डो और मेसी का वो वर्ल्ड कप आखिरी वर्ल्ड कप होगा। अब वो दोबारा खेल रहे हैं। हालांकि अगर हम उनकी आज एज की बात करें तो शायद वो एज उनके साथ नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों की जो फैन फॉलोइंग है वो हमने एक छोटा सा एग्जांपल इंडिया में ही देख लिया कि क्या दीवानगी है, तो उनके खिलाफ जीत दर्ज कर पाए। हालांकि अर्जेंटीना की टीम बहुत मजबूत है, अगर पोर्चुगल से आप टीम से कंपेयर करो, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि अच्छा मुकाबला होगा। तो यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं बल्कि एक सुनहरे युग का अंत होगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी ने जो जादू पूरे खेल जगत को दिखाया है, जो यादगार लम्हे उन्होंने पूरी दुनिया को दिए हैं, वो एक आखिरी बार हम सभी को देखने को मिलेंगे। खेल का रोमांच अपने चरम पर होगा, खासकर कि दोनों के फैंस के लिए अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना थोड़ा मुश्किल होगा। कैमरा पर्सन विक्रांत चौधरी के साथ अक्षत भारद्वाज, आइजम्स न्यूज। हम लोग भारतीय टेलीविजन की दुनिया का वो नाम जिसने 80 के दशक में घर घर की कहानी को पर्दे पर उतारा, लेकिन ज़माना बदल चुका है, समाज बदल चुका है। तो क्या आज इस ऐतिहासिक धारावाहिक को एक नए रूप में नए किरदार के साथ वापस आना चाहिए? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। सन 1984-85 के दौर में आने वाले सीरियल हम लोग ने भारतीय टीवी की दुनिया में काफ़ी तारीफें बटोरी। यह सीरियल सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि भारतीय परिवारों की वास्तविक जिंदगी को पर्दे पे लाने वाला पहला प्रयास था। अब सवाल यह है कि क्या इस क्लासिक शो का दूसरा भाग यानी हम लोग 2 बनना चाहिए? 1984 दूरदर्शन का शानदार दौर, जब हर रात मंगलवार मानो देश ठहर सा जाता था। टीवी सीरियल हम लोग ने मध्यम वर्गीय परिवारों की कहानियों को पहले न देखे जाने वाले तरीके से पेश किया। शो की अपार सफलता ने दर्शकों के दिलों में इसे यादगार बना दिया। अब टीवी विशेषज्ञ और फैंस चर्चा कर रहे हैं कि क्या हम लोग 2 बनना चाहिए, और यदि बनाया जाए तो क्या इसमें पुराने किरदार होने चाहिए ताकि पुराने और नए दोनों दर्शक इससे जुड़ सकें। 1984 में जो भारत था, एक फैमिली सिस्टम की कहानी थी हम लोग, और कैसे वो वेस्टर्न यूपी से उजड़कर दिल्ली आते हैं और कैसे एक बड़े शहर महानगर में अपने आप को तलाशते हैं। हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, मतलब हम पुराने हैं। हमें चाहिए यंगस्टर्स, इसीलिए हम लोग 2 का बनना बहुत जरूरी है। एक अच्छा क्लीन एंटरटेनमेंट जो दूषित हो चुका है उसको वापस लाने में मदद मिलेगी। दूरदर्शन करे, बहुत ही अच्छा है, कोई और चैनल करे, स्वागत है। हम लोग 2 का बनना स्वाभाविक है, बहुत जरूरी है। अंततः सवाल ये है कि क्या हम लोग 2 बनना चाहिए और इसे कैसे तैयार किया जाए ताकि जेनजी और पुराने फैंस इन दोनों के लिए कंटेंट समावेशी हो। क्लासिक शो की अपार सफलता और विरासत के आधार पर यह नया संस्करण भारतीय टीवी इतिहास में नया अध्याय जोड़ सकता है। 1984 वाला जो हम लोग टीवी सीरियल था, क्या आपने उसे देखा? देखिए, वहीं से इस तरह के शो की शुरुआत होती है। हम लोग से हम लोग पहला इस तरह का शो था और बिल्कुल देखा है, और किरदारों के नाम भी लगभग याद हैं और सारी चीज़ें याद हैं। मोटा मोटा ये कि एक बांधे रखने वाला शो था, रात के 9 बजे आता था, जिसको होस्ट करते थे अशोक कुमार जी। तो उनमें आपको सबसे अच्छा किरदार अगर मैं कहूँ तो 2 किरदार आप चलिए बता दीजिएगा कि 2 किरदार जो आपको ज्यादा प्रभावित कर पाए उसमें, तो वो कौन से थे? जी, बसीसर का किरदार था, या छुटकी बड़की का था, नन्हे का था, या लल्लू राम का था, या जब क्लोजिंग अशोक कुमार किया करते थे कि बड़की का क्या होगा और उसकी शादी होगी कि नहीं, देखेंगे हम लोग। तो ये जो वो होता था, क्रेज होता था अशोक कुमार के कहने के अंदाज का, चश्मा लगाए हुए अशोक कुमार, रात का 9 बजे का समय, और क्लोजिंग के समय जब 10 बजे के समय क्लोज किया करते थे, तो कहानी को समराइज हल्का सा करते हुए कि आगे क्या होगा देखेंगे हम लोग। डॉक्टर अश्विनी कुमार ने ही बड़कियों को सिखाया था कि अगर तुम्हें देखने वालों की बात में जरा भी अपमान की झलक आए तो कस कर जवाब देना। बड़की ने वैसा ही किया,
लेकिन जिसे जवाब दिया वो डॉक्टर अश्विनी कुमार के ही चाचा निकले। ये थी हम लोग पार्ट 2 की संभावित कहानी और दर्शकों पर इसके प्रभाव की चर्चा। कैमरा पर्सन अनंत द्विवेदी के साथ मैं विक्रांत कुमार, आइजॉम्स न्यूज, दिल्ली। अक्सर लोग मानते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ जिंदगी की रफ्तार धीमी हो जाती है, लेकिन आज हम आपको मिलाएंगे अहमदाबाद की ऐसी बाइकर दादियों से जिन्होंने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। जी हां, 87 साल की मंदाकिनी शाह और 84 साल की उषा बेन ने न केवल उम्र को मात दी है, बल्कि वक्त को ही अपनी साइड कार में बिठाकर जिंदगी के लंबे सफर पर निकल पड़ी हैं। आइए देखते हैं हौसले की पूरी कहानी। ये बाइकर दादियां हैं। कहते हैं वक्त के आगे सब झुक जाते हैं, लेकिन अहमदाबाद की इन दो बहनों ने वक्त को ही साइड कार में बिठा लिया। 87 साल की मंदाकिनी शाह और 84 साल की उषा बेन, आंखों में आज भी सड़क जितने लंबे सपने। ये हैंडल कांपता नहीं, ये इतिहास पकड़ता है। लोग कहते इस उम्र में आराम करो, लेकिन मंदाकिनी शाह और उषा बेन कहती हैं जिंदगी तब तक चलती है जब तक हौसला चलता है। 87 साल की उम्र, हाथों में हैंडल, आंखों में सपना और दिल में वही जुनून, क्योंकि उम्र एक नंबर है और जिंदगी जीने का जज्बा अनमोल। यह कोई आम सवारी नहीं है दोस्त, यह है अहमदाबाद की जय और वीरू। फर्क बस इतना कि ये 87 की उम्र में भी जिंदगी को फुल गति पर चला रही हैं। जब लोग पूछते हैं इस उम्र में, वो मुस्कुरा कर कहती हैं उम्र तो बस गिनी जाती है, जीने के लिए तो चाहिए हौसला। 87 साल, 2 बहनें, एक बाइक, एक साइड कार, क्योंकि जब हौसला जवान हो तो उम्र तो सिर्फ एक नंबर होती है, सिर्फ एक नंबर। दिल्ली से सटे नोएडा में एक ऐसी जगह तैयार हुई है जो न सिर्फ कचरे के सही इस्तेमाल की मिसाल है, बल्कि मनोरंजन और प्रकृति के संरक्षण का भी एक अद्भुत संगम है। हम बात कर रहे हैं नोएडा के जंगल ट्रायल पार्क की। क्या है इस अनोखे ठिकाने में खास? इस विषय पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवम, बताएं कि इस पार्क को ऐसा क्या है जो खास बनाता है? ये पार्क इतने चर्चे में क्यों है? जंगल पता चला है, नोएडा में भी जंगल ट्रायल पार्क खुल चुका है। जी हाँ साहिल, इस वक्त मैं नोएडा के जंगल ट्रायल पार्क में मौजूद हूँ, जिसे वेस्ट टू कचरे से कमाल का बनाया गया है, जिसमें कई जंगली जानवर और पक्षियों की आकृतियां और मूर्तियां बनाई गई हैं। इस जंगल ट्रायल पार्क में कुछ लोग सैर करते हुए भी नजर आए हैं। मैं आपको उनसे भी रूबरू करवाता हूं। सर, सैर के बाकी पार्कों की तुलना में जंगल ट्रायल पार्क आपको कैसा लगा? काफी अच्छा पार्क है ये, और जो है एक बार तो विजिट करना चाहिए इस पार्क में। जो है काफी जो है स्टार्टिंग जो है अभी 1 दिसंबर को ही इसको इनॉग्रेट किया गया है, तो जो है पब्लिक जो है अच्छी खासी जो है यहाँ पर विजिट कर रही है और जो है काफी अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है। तो पार्क भी जो है काफी सुंदर बनाया गया है, जंगल को बनाया है और आपके जानवर जिस तरीके से बनाए, इतनी अमेजिंग है ये आइडिया। नॉर्मली लोग सारी चीजों का यूज करते हैं, बट ये वेस्टेज है और वेस्टेज का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन, अमेजिंग गाइस, मतलब बेस्ट है। आपको फैमिली के साथ जरूर आना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या आप मतलब ये कहना चाहते हो कि पर्यावरण का खास ध्यान रखा गया है इसके अंदर? एग्जैक्टली, वेस्टेज को अगर आप इतना अच्छा यूटिलाइजेशन दे रहे हैं तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है। आई वुड से सबसे बेस्ट चीज यही है कि आप वेस्टेज को इतना अच्छा तरीके से यूज करो कि उससे आपको इनकम भी मिले, प्लस आप उसे एंजॉय भी कर पाओ। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शिवम, आप ये भी बताएं कि क्या इस पार्क में नाइट सफारी का अनुभव मिलेगा? जी बिल्कुल साहिल, यहाँ रात के समय विशेष जंगली जानवरों, लाइटिंग, साउंड की आवाजें सुनाई देंगी। आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें आइजॉम्स न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।